आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 18 तक दिए हुए थे उनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र को हम मरुस्थल कब मानेंगे। मतलब अगर हम किसी क्षेत्र को मरुस्थल कह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जो फुलफ़िल होनी चाहिए। तो वहाँ पे देखिए ये कंडीशन ये जो होती है कि वहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा क्राइटेरिया कहीं पे फुलफ़िल होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग मरुस्थल कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं सेकेंड नंबर। इसमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ चंबल भी है, केन भी है, बेतवा भी है, लेकिन घाघरा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश किससे करती है, तो यांग याप जो दर्रा है वहाँ से प्रवेश होकर ब्रह्मपुत्र नदी है जो वो भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 1990 ईस्ट रिज ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर जो है समिति बनी थी का गठन किया गया था। ये किया गया था 2004 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है। तो एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरे साइड उत्पादन दिए हुए हैं। तो हमको बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक को है और कौन तृतीयक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो आता है मधुमक्खी पालन। क्यों आता है मधुमक्खी पालन, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र आते हैं जिसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कहते हैं। तो देखिए अलाइड सेक्टर में क्या आ जाता है, वो मधुमक्खी पालन आ जाएगा, पशुपालन आएगा, मछली पालन आ जाएगा। तो इन सभी के अंतर्गत क्या आता है, ये तो एग्रीकल्चर की अलाइड सेक्टर हैं, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। वहीं हम लोग अगर सेकेंडरी सेक्टर जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उसको देखें तो ये हो जाएगा जूते का कारखाना। क्यों, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं। और तीसरा जो होता है तृतीय क्षेत्र, वहाँ पे सेवाएं शामिल की जाती हैं। तो देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगी, सलाहकारी संस्थाएं। इस प्रकार अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 1। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। तो किसने पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये लगाया था फिनलैंड ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 9 नंबर। इसमें कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है कहाँ से, तो ये ली गई है अमेरिका से। और न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर न्यायपालिका को लगता है उसके द्वारा कुछ दिए गए जो पुराने डिसीजन हैं उसमें कुछ फॉल्ट है या उसमें कुछ सुधार की संभावना है, तो वो उस मैटर को पुनः सॉल्व करने के लिए अपने पास बुला लेते हैं और उस मैटर पर पुनः सुनवाई करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, यही न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू इसको कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये लिया कहाँ से गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर में कह रहा है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये बेसिक से सीधा सा पूछा जा रहा है कि जो वित्त विधेयक है संविधान में उसका वर्णन कहाँ किया गया है। तो वो किया गया है आर्टिकल जो 117 है, अनुच्छेद 117 में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं 12 नंबर। इसमें कह रहा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लिखित की गई हैं। तो ये की गई हैं आर्टिकल जो है 14, मतलब भाग जो 14 है वहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर में दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ जो रिट होती हैं और दूसरे साइड उन रिट का मतलब क्या होता है ये दिया हुआ है। तो इनको हमें आपस में सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं।
तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से यह स्पष्ट है कि कोई बंदी है, उसको न्यायालय ने क्या कहा है कि इसको हमारे सामने प्रत्यक्ष मतलब आप हमारे सामने उसको सशरीर प्रस्तुत करिए। तो ये इसलिए इशू या जारी किया जाता है, जैसे किसी को लगता है या किसी को डिटेन किया गया है तो न्यायालय ये वारंट इशू करती है या रिट जारी करती है कि आप जिसको आपने डिटेन कर रखा है या छुपा के रखा है उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत करना, ये हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, इसमें कह रहा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि आदेश देना, किसी कार्य को कोई कर नहीं रहा है, कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायालय, तो इसमें आदेश दिया जाता है कि आप इस कार्य को करिए। तो परमादेश का मतलब होता है एक तरह से आदेश देना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हम आदेश देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। प्रतिषेध का क्या मतलब होता है? तो प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी को हमें मतलब रोकना है, कि जैसे किसी ने कोई कार्य किया है, किसी ने क्या मतलब किसी न्यायपालिका ने या लोअर कोर्ट ने किया है, तो उस कार्य को रोकने के लिए कि आपको ये कार्य नहीं करना है, तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालयों के लेख से। तो ऑप्शन सी इसमें सी का ये सेकंड में मिलान हो जाएगा। वहीं अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि पूछा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछती है कि आपने ये जो डिसीजन दिया है, किसी डिसीजन को अगर कोई न्यायालय देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट उसमें पूछ सकती है, जैसे उसके अधिकार क्षेत्र में कोई निर्णय नहीं आता है और उसके बाहर जाके उसने वो निर्णय दे दिया, तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों से पूछती है कि आपने किस अधिकार से ये क्या कार्य किया है, आपको तो पास तो ये अधिकार ही नहीं है। तो ये रिट इशू की कब जाती है? ये रिट इशू उस समय की जाती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन देता है, तब ये अधिकार परीक्षा जो रिट है वो जारी की जाती है और कहा जाता है कि आपने किस अधिकार से ये डिसीजन दिया है। तो ऑप्शन इसका देखिए फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखें हम लोग तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन जो इसमें डी होगा वो राइट हो जाएगा। 4, 3, 2 एंड 1। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो होती है प्रधानमंत्री में। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के जो होते हैं वो हेड होते हैं, सारी जो वास्तविक कार्यपालिकी शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। लेकिन अगर हम लोग यूएसए देखते हैं तो वहाँ पे सारी पावर क्या होती है? वो प्रेसिडेंट में निहित होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं 15 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन ये कार्य करता है? तो ये आर्थिक कार्य विभाग करता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए 16 नंबर देखते हैं, इसमें क्या दिया? इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? मतलब पूछा जा रहा है अगर कोई संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है संविधान में, या संविधान के हमको संशोधन से रिलेटेड कोई मैटर है, या कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें संविधान के बारे में व्याख्या करनी है, तो उन सब के लिए सुनवाई के लिए पूछा जा रहा है कितने न्यूनतम जजों की आवश्यकता होती है? तो वो न्यूनतम जजों की संख्या होती है 5। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है औरंगजेब के समय मतलब औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना है कौन सा असत्य दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, ये तो सही दिया हुआ है। कह रहा है उसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला देखिए उसने जजिया कर को पुनः लगवाया था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है विजयनगर आने वाला जो प्रमुख विदेशी यात्री था जिसका नाम था डोमिंग पायस, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय के समय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो उनको बांटा गया था 5 भागों में। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो बताना है ये कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, तो वो है मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 21 देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है, या सदा नीरा किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है गंडक नदी को। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर, इसमें कह रहा है महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो ये दिए हैं श्रावस्ती में।
तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर, इसमें कह रहा है किस स्थान पर साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और जिसमें वो घायल हो जाते हैं। मतलब ये स्थान हमको बताना है कहाँ पे ये हुआ था। तो ये हुआ था लाहौर में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जो इरविन समझौता 1931 में हुआ था उसके बारे में कहा है कि महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने कहा था? तो कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए 25 में कह रहा है अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर, इसमें कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था ये बताना है। तो ये दिया था सलीमुल्लाह खान ने। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर, इसमें कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर, इसमें कह रहा है कौन सा इसमें बताना है कि जो पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, एपिनेफ्रिन जो है वो कोई पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, 29 में क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए हैजा किससे फैलता है? तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू वायरस से फैलता है। फील पाँव है वह किससे फैलता है? तो वो फैलता है कृमि से। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इस प्रकार हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 29 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 3 एंड 2। अगला देखिए 30 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं अनुवांशिक रोग कौन सा है इसमें। तो इसमें से जो दिया हुआ है हीमोफीलिया ये भी है, सीजोफ्रेनिया ये भी है, थैलेसीमिया ये भी है। तो मतलब इसमें से सभी जो हैं वो क्या है, वो अनुवांशिक रोग हैं। तो 30 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निमेटोडा संघ से संबंधित है या उसके अंतर्गत आता है। तो देखिए कौन सा आता है। तो इसमें से देखिए स्कैटिस भी आता है, फिलेरियसिस भी आता है, पिन वर्ग भी आते हैं। तो मतलब ये सभी इसमें आते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर, इसमें कह रहा है लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्लूकोज को। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, अधिकांश जो कीट होते हैं श्वसन कैसे करते हैं। तो करते हैं वातक तंत्र से। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देखिए 35 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ये किस परिघटना का परिणाम है ये बताना है। तो ये है परावर्तन और व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप ये घटनाएं होती हैं। अगला देखिए 36 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें कह रहा है तंतु प्रकाशिक संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। किस रूप में प्रवाहित होता है? तो होता है प्रकाश तरंग के रूप में। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 37 देख लेते हैं, इसमें कह रहा है यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल, जिसको कहते हैं टाइम पीरियड, ध्रुव पर क्या होगा। तो ध्रुव पर इसका इफेक्ट पूछ रहा है, तो ध्रुव पर उसका न्यूनतम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर, इसमें कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का वायुमंडलीय दाब जो होता है, मतलब जो साबुन पूछा जा रहा है कि जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर, इसमें कह रहा है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। किस चीज़ का परिवर्तन होता है ये बताना है। तो उसमें जो दिशा होती है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा।
आइए 40 नंबर देखते हैं, कह रहा है किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो देखिए इसमें किस में विद्यमान है, इसमें देखिए जो हीलियम है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देख लीजिए, अगला क्या दिया हुआ है 41 नंबर देख लेते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। 41 में कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, देखिए क्या दिया हुआ है, जो अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्माण करते हैं। कौन सी गैस मतलब उत्सर्जित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्वासित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर कह रहा है किसे चाकू से काटा जा सकता है, मतलब जो कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, कोबाल्ट को नहीं काटा जा सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन सा है, तो बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें जो ट्राइटियम है वो क्या है, वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। अगला देखिए 44 नंबर, इसमें कह रहा है एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र हमको बताना है। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो C2H2 जो होता है वो क्या होता है, वो एसिटिलीन का फार्मूला होता है। अगला देखिए ब्लैक गांधी किनका उपनाम है, मतलब ब्लैक गांधी किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है ब्लैक गांधी के नाम से। तो मार्टिन लूथर जो किंग हैं उनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, कौन सी फिल्म थी वो थी मदर इंडिया। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 47 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला देखिए मंडप और रथ जो है किस जो शैली के मंदिर की विशेषताएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है। इसको देखिए, तो इसको जो है मामल्य शैली, जिसको क्या कहा जाता है, मामल्य शैली कहा जाता है। यहाँ पे मंडप और रथ पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, तो जो उड़ीसा के कोणार्क के मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे रथ बने हुए हैं और उन्हीं को रथ शैली के मंदिर भी कहा जाता है। तो वहीं पर इन सब मंडप और रथों की प्रधानता देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, और इसी को मामल्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मामल्य जिनका नाम था, मतलब जो वहाँ के नरसिंह वर्मन फर्स्ट रहते हैं तो उनका नाम मामल्य भी था, तो इसलिए ये कहा जाता है, इस शैली को मामल्य शैली कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला देखिए कह रहा है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो बताना है कौन थे, तो वो थे दादू दयाल। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसने दिया था ये सिद्धांत, ये दिया था जॉन डेवी ने। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट दिए होते हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे इस साइड में दिए हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आइए देख लेते हैं इनको। तो इसमें दिया हुआ है सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 काला नौर में। अगला देखिए अकबर का संरक्षक इनका नाम था बैरम खां, और 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है जिसमें अकबर विजयी होता है। अगला देख लीजिए 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है जिसमें अकबर विजयी होते हैं। कब होता है, 18 जून 1576। अगला देखिए हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है, ये करते हैं मान सिंह। अगला देखिए अकबर के जैन धर्म के विद्वान जिनका नाम था हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी, तो हरिविजय सूरी को दी गई थी। ये कौन थे, तो ये जैन धर्म के विद्वान थे। अगला देखिए जबती जो प्रणाली है की शुरुआत किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी। अगला देखिए मुगल काल में दहशाला बंदोबस्त की व्यवस्था टोडरमल ने किया था, किसने किया था दहशाला बंदोबस्त की व्यवस्था, तो इसकी शुरुआत जो है टोडरमल ने की थी। अगला देखिए दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था, तो वो थे बीरबल। अगला देखिए अकबर के समय दशवंत बसावन अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। फिर से देखिए जो अकबर के समय के चित्रकार हैं वो कौन है, दशवंत हैं, वसावन हैं और अब्दुल समद हैं। अगला देखिए इसने तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी, किसने दी थी, तो ये अकबर ने दी थी। अगला देखिए इसने अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराई थी। अगला देख लेते हैं अकबर ने
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? तो गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में। अगला देखिए, वह नगाड़ा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। नगाड़ा कौन बजाता था? तो बजाते थे अकबर। वहीं बीड़ा पूछा जाता है तो बीड़ा बजाते थे औरंगजेब। अगला देखिए, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अगला देखिए, इनके शासन प्रणाली की विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी को हम लोग जब हिस्ट्री का डिटेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मनसबदारी व्यवस्था समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा ऐसे शॉर्ट में कि एक तरह से ये पोस्ट होती थी। पोस्ट कैसी होती थी कि जितने की मनसब रहते थे, मतलब उनको ज़मीन दे दी जाती थी और उनको उतने घोड़े दे दिए जाते थे। तो जैसे 4000 घोड़े दिए गए तो 4000 वो मनसब कहलाते थे और उसी के हिसाब से उनको कुछ ज़मीनें भी दी जाती थी। तो ये थी मनसबदारी प्रथा। इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जब वहाँ पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे हिस्ट्री की तब। आइए देख लेते हैं अगला क्या है। इसके शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवान खास, इलाहाबाद का किला व लाहौर का किला का निर्माण हुआ था। किसके समय में? अकबर के समय में। अगले देखिए, इसने अब्दुल समद को शीरी कलम व अब्दुल हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इनके महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उसको देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, दास प्रथा का अंत कब करते हैं? 1562। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इबादत खाने की स्थापना जो है 1575। मजहर की घोषणा 1579। अगला देख लेते हैं। अगला है दीन इलाही की स्थापना थी 1582 और इलाही संबत की शुरुआत 1583। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरा जो टेस्ट दिया था इसको कवर कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टेस्ट के साथ।